हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मास्टर में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक। लेट्स स्टडी। जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी-कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर रानी बेटी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा था। आखिर कोई मजा के निकालने के दिन बीत चुके थे, इसलिए की पोस्ट तैयार हो रही थी। दोस्तों, ये इस कहानी में ये उस टाइम की बात है द्वितीय में अपने भारत में आ रही थी इंग्लैंड से। तो उनकी आने की बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। उनका दर्जी भी बहुत परेशान था कि कहाँ कहाँ जाके रानी क्या पहनेंगी, कब। तो और बहुत तरीके की तैयारियां चल रही थी। रोज रोज अखबारों में हमें नई नई तैयारियां सुनने को मिल रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशम कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया बच्चा उस सूट पर आया है। के जो अखबारों में न्यूज़ आती थी, उसके छोटे-छोटे पार्ट्स जो मतलब न्यूज़ के थे कुछ-कुछ न्यूज़, वो उसी दूसरे दिन अपने इंडिया के भारत के अखबार में छप के आती थी कि रानी ने आज ये रंग का सूट सिलवाया है, भारत से मंगाया है ये वो। रानी थ्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और खानसामों आकर्षकों पूरी की पूरी दुनिया एक शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तो यार इसमें क्या मतलब इतनी अच्छी तैयारी हो रही थी उनकी मतलब आने की इतने बढ़िया तरीके से कि मतलब उनके जो नौकर-वोकर भी है या कुत्ते भी हैं, कोई भी सबकी फ़ोटो छप रही थी, उनकी सबकी जीवन परिचय जीवनियाँ आ रही थी, ये सब मतलब बहुत बड़ी धूम-धाम से, शोर-शराबा से तैयारियाँ चल रही थी। और अगर इंग्लैंड में शंख बज रहा था तो अपने हिंदुस्तान में उसकी गूंज आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी ₹5000 का रेशम सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत में क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुँह से निकल गया, वाह! आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते-देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। तो इसमें जो रानी आने की उसकी तैयारी चल रही थी और जैसे ही अपने भारत में भी न्यू दिल्ली में आ रही थी रानी, तो न्यू दिल्ली में भी बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही थी और सब ये सोच रहे थे कि रानी जब इंग्लैंड से आ रही है तो उनके लिए बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वही थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ ही जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो इसमें ये होता है कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो चोरी हो जाती है। तो इसमें नाक कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, वो तो हम आगे पढ़ ही रहे हैं। इसमें उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियां नए प्रस्ताव पास किए थे, चंद्र जमा किया था। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। गरमा-गरम बहस भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसे ही हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की नाक थी, ये बहुत ही पहले से चली आ रही थी इसकी वार्तालाप। ये मतलब बहुत आंदोलन भी हुए इसके पीछे, बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई। और यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल थी कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह-जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए, उन्हें शान-ओ-शौकत के साथ उतारकर अजा घरों में पहुँचा दिया गया। कहीं-कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इतनी खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसके लिए इतना भयंकर युद्ध भी हुआ है। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक की एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। रानी और एक नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर-खबर की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है, तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी, वो मतलब जो एक स्टैच्यू था, वो हमारे मेन इंडिया गेट के सामने है। तो जब रानी जब न्यू दिल्ली में आएँगी और इंडिया गेट के सामने से निकलेंगी, तो वो देखेंगी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो इससे हमें भी बहुत ही शर्मिंदगी होगी। क्योंकि दोस्तों, एक मतलब जॉर्ज पंचम की जो नाक है, वो हमारे लिए वहाँ न्यू दिल्ली में एक स्तंभ था। जैसे अब अगर रानी क्या सोचेंगी, अगर मतलब ये अपने देश की ये चीज़ भी नहीं बचा पाए। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे नाक चोरी हो गई, ये तो हम नहीं बता सकते। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ हो तो। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खर्चे गए और यह तय किया कि
हर हालत में इस नाक को होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। जैसे ही दोस्तों ये पता चला कि नाक चोरी हो चुकी है, तो एक मीटिंग बिठाई गई और मीटिंग में बात हुई कि मतलब कुछ भी हो जाए, जॉर्ज पंचम की नाक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत ही जल्दी एक मूर्तिकार को बुलाया गया और हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर जरा पैसे में लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदमाश थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखें में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो दोस्तों इसमें मूर्तिकार जो आता है वो देखता है सबको, उनके मतलब जो चेहरों को उदास थे, कोई ऐसे मतलब उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी हमारे देश से जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। तो दोस्तों इसी में उन्होंने मूर्तिकार को जो बुलाया था, मूर्तिकार ने कहा, हाँ नाक लग जाएगी, बस मुझे ये बता दो कि मतलब जो जॉर्ज पंचम का जो स्टैचू है, वो स्टैचू कौन से पत्थर का बना है और कब कहाँ बना था, किसने बनाया था। तो उसी हिसाब से हम वो पत्थर लाके जॉर्ज पंचम की नाक लगा देंगे। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक ही नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन आया किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का गया। पुरातत्व विभाग की फाइलें के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर मेरी खता माफ हो, फाइल सब कुछ हजम कर चुकी है। दोस्तों बहुत ही छानबीन के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि कहाँ से पत्थर लाया जाए और कैसे क्या किया जाए। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बदल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसमें यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत हुई, मैं हिंदुस्तान की हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की में जान आई। सभापति के चलते चलते गर्व से कहा, ऐसे क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाले जमाना खुशहाल होगा। दोस्तों मूर्तिकार ये कहता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम पूरे भारत के हर एक पहाड़ पर जाएंगे और इसका पत्थर ढूंढेंगे कि कहाँ ऐसा पत्थर मिले और फिर हम जॉर्ज पंचम की नाक बनाए। तो ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। तो दोस्तों जो मूर्तिकार ने ये जो भाषण दिया कि कुछ भी हो जाए हम जॉर्ज पंचम की नाक बना के रहेंगे और पत्थर यहाँ से लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब भाषण फौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह हताशा लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने फिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो दोस्तों इसमें वो बताते हैं, मूर्तिकार कहता है कि मैंने हिंदुस्तान का एक एक पहाड़ हर जगह मतलब चप्पा चप्पा छाप वो देख लिया, लेकिन ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला। ऐसा ये पत्थर हमारे देश का है ही नहीं, ये पत्थर है विदेश का। तो दोस्तों आगे देखते हैं। सभापति ने पेश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशियों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंख में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों वालों तक ना पहुंचे। तो मूर्तिकार ने कहा, पहले तो जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने मतलब हम लोग विदेश की सारी चीजें अपना चुके हैं, रहन सहन सब कुछ, ज्यादातर हम लोग विदेश की चीजों को अपना चुके हैं, लेकिन भारत में एक पत्थर नहीं मिला। तो फिर मूर्तिकार कहता है कि मूर्तिकार की आंखों में चमक आती है, मैं एक उपाय तो बताता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो अखबारों में नहीं छपनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है, अगर इजाजत हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदमाशी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार प्रदेश दौर पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली में वह बंबई पहुंचा। दादाभाई नरजी, गोखल, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा, गांधी। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि मूर्तिकार ने जैसे ही कहा कि मैं किसी और नेता की या किसी और स्टेचू की नाक लाके मैं जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा दूंगा, तो पहले तो कमेटी मेंबर शॉक हो गए कि उन्होंने कहा, अरे ये ऐसा करना ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर उनकी आंखों में एक चमक आई, उन्होंने इसका ऑर्डर दे दिया। फिर मूर्तिकार निकल जाता है जगह जगह, दिल्ली बंबई हर जगह मतलब देखता है। और जी सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, पर बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की जो बिहार की तरफ चला, बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मनमोहन, मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौर करते हुए पंजाब पहुंचा। लाला लजपत राय और भगत सिंह और की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंच और अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा लगा कर आया हूँ। सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबसे बड़ी सब बड़ी निकली। दोस्तों मूर्तिकार जो है वो पूरे देश में, पूरे भारत में मतलब घूम लेता है, एक एक देश में सारे स्टेचू की नाक देख लेता है, लेकिन आखिरी में उसे क्या पता चलता है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो सारी नाकों से छोटी है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने धनास बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 20 में शायद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वह भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कई बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। मूर्तिकार कहता है, पहले तो सब कमेटी मेंबर शॉक हो जाते हैं दोबारा कि मतलब इतना पूरा देश घूम लिया लेकिन फिर भी नाक नहीं मिली। तो फिर बाद में मूर्तिकार ये भी कहता है, मैं तो बच्चों की भी नाक मैंने चेक कर ली, जो बच्चों की मूर्तियां बनी है वो भी नाक नहीं बैठी, वो भी बड़ी है।
राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमलाकर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार के पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। तो दोस्तों मूर्तिकार क्या बताता है कि जॉर्ज पंचम की नाक तो देखो मिल नहीं रही है, बहुत जगह घूम लिया और कमेटी मेंबर कहते हैं अगर जॉर्ज पंचम की नाक अगर नहीं मिलेगी तो रानी का स्वागत करने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर रानी का स्वागत कर रहे हैं तो वो हमारी खुद की नाक कटवाना हुआ। मूर्तिकार फिर कहता है मेरे पास एक और आइडिया है, तो इसके लिए उसने फिर दोबारा वही पहली वाली शर्त रखी कि पहले ये बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो फिर गेट सब बंद हो गए, सबने फिर सुनी वो बात कि मूर्तिकार कहता है कि 40 करोड़ लोगों में से किसी की एक असली नाक लाके लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा और सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। मूर्तिकार कहता है कि आप लोग टेंशन मत लो, ये सब मेरा काम है, मैं धूल के लाऊंगा, बस आप लोग एक इजाजत दे दो। अखबार में सिर्फ इतना छापा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर गेट इंडिया गेट के पास वाली जो जमीलाट की नाक लग गई रही है। नाक लगाने से पहले फिर होशियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्तिकार के आसपास के लाजवाब सुनकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकली गई और ताजा पानी डाला गया, और ताकि जो जिंदा नाक है लगाई जाने वाली है वह सूख ना पाए, इस बात की खबर जानता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों ने कुछ मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छाप दी कि जॉर्ज पंचम की नाक की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। तो दोस्तों इसमें मूर्तिकार ने जो जिंदा नाक लगा दी थी, इसमें वो रानी के आने का भी दिन हो रहा था, तो सारे अखबारों में सिर्फ वो खबर छप गई कि मतलब जॉर्ज पंचम की ऐसी नाक लगाई है कि मतलब वो एकदम ऐसा लग रहा है कि जिंदा नाक है। वो तो जिंदा नाक थी, लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गैर करने की थी। उस दिन में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, पर वह भी बूथ के लिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें क्या कहा गया है लास्ट पैराग्राफ में, जो नाक जो लग तो गई थी, मसला तो सब हल हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई समारोह या फिर कोई उद्घाटन कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब कोई मतलब किसी ने ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, ना ही स्वागत समारोह, और ना ही अखबारों में ये बात भी नहीं छापी गई ऐसे कुछ की। तो ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों ये तो इसमें नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, ये लाइक कमेंट शेयर जरूर करके बताना, और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैं अकाउंट आपको ऊपर दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू।